हाँ, थोड़ा नेट कनेक्शन की वजह से दिक्कत आई थी, आगे रिकंटिन्यू करेंगे। ये समझ में आया इंटीग्रल मैंने कैसे किया, डीवी का वी कर दिया। कहां से कहां तक लिमिट लगानी है, कहां से कहां तक, v1 से v2 तक लिमिट लगानी है। अरे ये तो ध्यान होगा कि मैंने क्या, जब भी आप फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जब आपने केमिकल काइनेटिक्स जो होती है, यानी कि रासायनिक बल गतिकी, जिसके अंतर्गत आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, जब आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े थे तब वहां तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल करना सीखा होगा। ऐसा कोई है, ऐसा कोई है कि मैडम मुझे समाकलन करने नहीं आते हैं, मुझे नहीं पता आप समाकलन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना पूरी की फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम बार बार ही समाकलन और अपकलन करेंगे, तो ध्यान रखना कि आपको ये आना चाहिए। और जिनको लग रहा है कि मुझे नहीं आता, तो मैं एक पेज पे आपको, अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा है तो एक पेज पे जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है मैं उन्हें आपको लिख के यहाँ पे स्कैन करके भिजवा दूंगी। नहीं आता तो मुझे जरा चैट के थ्रू बता देना, मैं बाद में देखती हूँ। मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या किया, माइनस के पी v1 से v2, ध्यान है ना प्रसार कार्य में नेगेटिव होता है, नेगेटिव w इक्वल टू माइनस के p v1 से v2 इज ग्रेटर देन v1 और v2 माइनस v1 जब रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो w इक्वल टू क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ध्यान होगा, मैंने कहा था लास्ट ईयर परसों का पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत, तो मैंने क्या बोला, w मैक्सिमम इक्वल टू माइनस के p, जहां v होता है, जहां पे v होता है वहां लिमिट लगाते हैं हम। पहले जो बड़ी लिमिट है वो, पहले जो बड़ी लिमिट है वो, और फिर उसके बाद में जो छोटी लिमिट है वो, यानी कि यहां से w मैक्सिमम इक्वल टू एक बार तो आ गया माइनस के p डेल्टा v अधिकतम कार्य। अब जरा देखना इसको और आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या और कोई तरीका है इसे सॉल्व करने का। एक तो ये प्रोसेस रहेगा कि हाँ हम ऐसे सॉल्व कर दे मैडम, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और देखिएगा ध्यान से, यहां पे मैं एक लाइन खींच रही हूं, अगर मैं इसको आदर्श गैस के फॉर्म में मानूं, माना गैस आदर्श गैस है, ठीक है, आदर्श गैस के लिए आपने पढ़ी होगी इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, है या नहीं, पीवी इक्वल टू क्या हो गया, एनआरटी, यहां से पी की वैल्यू निकालना, एनआरटी अपॉन पी, एनआरटी अपॉन पी आ गया। अब जरा देखना, अगर मैंने v का मान निकाला है एनआरटी अपॉन पी, तो मैं ये कोशिश क्यों ना करूं कि मैं यहाँ पे dv आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसके p के फॉर्म में वैल्यू निकालूं। देखना क्या करूं मैं, एक तरीका तो ये है, पर जब इसमें सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी, मैं क्या कर रही हूं, यहां से p का मान निकालो, p बराबर क्या आ गया, एनआरटी अपॉन v आया नहीं आया, मल्टीप्लाई में है जो वो अपॉन में चला गया, p का यह मान, p का यह मान, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे रही हूं, p का यह मान समीकरण 1 में रखना, p का यह मान समीकरण 1 में रखना, रखिए क्या रखोगे, w बराबर माइनस v1 से v2, ठीक है, यहां पे p का मान रखिए, p का मान रखोगे तो क्या आएगा, nRT अपॉन v dv, है या नहीं। अब इसका इंटीग्रल तो जो मैथ के हैं वो तो आराम से कर ही लेंगे, देखना w मैक्सिमम बराबर, ये जो dv है मुझे सिर्फ उसकी जैसी कोई चीज देखनी है, ये रही, यानी कि इसके अलावा मैंने क्या कहा था, इसके अलावा सब कांस्टेंट, तो यहाँ पे इसके अलावा कौन कौन है, n और t तीनों ही कांस्टेंट, तो ये बाहर समाकलन के माइनस के nRT, ठीक है, और ये क्या आ गया 1 अपॉन v dv, कहां से कहां तक, v1 से v2 तक। ध्यान रखना जब भी कभी हम समाकलन और अवकलन कर रहे होते हैं बच्चों, तो जिसके सापेक्ष समाकलन और अवकलन कर रहे होते हैं उस सापेक्ष को पहचानने का तरीका ये है, उस सापेक्ष को पहचानने का तरीका ये है कि जिसके साथ d लगा हुआ होगा वो तो मेरा सापेक्ष वाली चीज है, और इसके जैसी ही कोई डिजिट मुझे ढूंढनी है वो रखनी है बस समाकलन के अंतर्गत, केवल हम उसी का ही समाकलन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा
कि अगर हम दो दूरियां लें तो उनको सिर्फ किलोमीटर, दोनों के मात्रक सेम होने चाहिए। तो ध्यान रखना, ऐसे ही जब तक इसके जैसी मुझे डिजिट नहीं मिलेगी तब तक मैं इसका समाकलन नहीं कर सकती। तो ध्यान रखना यहाँ पे, अब आप बोलोगे मैडम टेम्परेचर ये तो कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है आर, लेकिन टी कैसे कांस्टेंट? अरे टी जैसा सापेक्ष मुझे दिख ही नहीं रहा, तो मुझे टी से मतलब क्या है? इट मींस मैंने इसे कहां छोड़ दिया, इसको बाहर निकाल दिया, एन बाहर, आर बाहर, टी बाहर, तो केवल क्या बचा? 1/v dv। अच्छा, 1/v dv का समाकलन क्या होता है? समाकलन ऑफ 1/x dx log x, log x। क्या कहा मैंने? log x का अवकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन log x। मैंने क्या कहा? उल्टी है, उल्टा है। अगर log x का अवकलन 1/x है तो 1/x का समाकलन log x होगा। अरे कोई भी चीज निकाल लेना, सब में यही होता है, अवकलन की विक्रम प्रक्रिया होती है, समाकलन। तो देखना मैंने क्या कहा, ये 1/v dv है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों? W मैक्सिमम बराबर माइनस के log v। कहां से कहां तक? v1 से v2 तक। तो W मैक्सिमम बराबर क्या आ जाएगा? कैसे लगाते हैं लिमिट? लिमिट लगाते हैं बच्चों लॉग बड़ी लिमिट v2 माइनस के log v1। पहले यहां तक आप नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट जो भी लेना है वो ले लें फटाफट से, फिर इसके बाद वहां के बाद मैं बताती हूं आपको। ठीक है, अब देखना इसके बाद हम कैसे करेंगे। वहां क्या आ रहा है? वहां बच्चों ये आ रहा है, डब्ल्यू लिमिट लगाना तो आता है कि नहीं आता? ऐसा कोई है जिसे लिमिट लगाना नहीं आता? एक बार मुझे चैट के थ्रू बताना कि मैडम हमें लिमिट लगाना नहीं आता या कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब हमें समाकलन समझ में नहीं आया, कैसे किया आपने, जरा चैट के थ्रू बताइए। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, मैथ वाले तो आते हैं, मैथ वालों को पता है मुझे, जरा बायोलॉजी वाले बताइए फटाफट, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। एक सेकंड सर, वीडियो क्लियर नहीं आ रही है? फिर क्या को पढ़वा रहे हैं? बुलाना सर को। वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, पर मेरे फोन में जो चल रहा है उसमें तो क्लियर आ रहा है। एक बार देखिए, आप चेक कीजिए नेट कनेक्शन। सर क्लियर नहीं आ रही वीडियो, सब बच्चे ऐसे ही कह रहे हैं। चलने दो, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद देख लीजिएगा। यूट्यूब पे देख लेना आप, यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं सर, उस पे देख लीजिएगा दोबारा। अभी फिलहाल शायद हो सकता है नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, पर क्लास तो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता, देख लेना। मैंने क्या बोला? W मैक्सिमम बराबर क्या आ रहा है? माइनस के log v2 माइनस के log v1। लिमिट लगा दी, बीच में माइनस लगा देते हैं। अब देखना, यहां पे लिख रही हूं मैं log m माइनस के log n। पता है क्या होता है? log m अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। log m माइनस के log n बराबर log m अपॉन n, log m माइनस log n, log m अपॉन n। तो बच्चों कैसे लिखेंगे? W मैक्सिमम बराबर माइनस के log m कौन? v2 और n कौन? v1, v2 अपॉन v1। W मैक्सिमम बराबर, हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, अरे एनआरटी कहां गया? एनआरटी तो लगा देना बाहर, एनआरटी ध्यान नहीं रहा मुझे, सब जगह एनआरटी आएगा, यहां भी एनआरटी, सब जगह एनआरटी आएगा। अब देखना, यहां से क्या गया? माइनस के एनआरटी लॉग v2 अपॉन v1। अच्छा, जरा आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि इसको पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे? कि मैडम इसको पॉजिटिव में कैसे बदला जाएगा? चलो ठीक है, ये तो रहने दो, माइनस में ही रहने दो। ध्यान रखना, जब भी हम कभी कैलकुलेशन में यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ लॉग का सब जगह बेस ई है, और जब ई को 10 में बदलना होता है तो किसका मल्टीप्लाई करते हो?
2.303 का, तो W मैक्सिमम बराबर माइनस के 2.303 nRT। अब इस बार लॉग मैं अक्सर कर डिफाइन करती हूँ, जब E बेस होता है तब मैं लगाती हूँ ln, और जब 10 बेस होता है तब लगाती हूँ लॉग। ये तो इससे डिफाइन हो जाएगा 2.303 का मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। लॉग क्या आ गया, V2 अपॉन V1। दिस इज द वर्क, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। ये क्या क्या, ये क्या कहा मैंने, ये निकाल लिया मैंने अधिकतम कार्य। ये बहुत बार इसकी कैलकुलेशन पूछता है, वो डेरिवेशन पूछता है इसके बारे में कि ये डेरिवेशन आप कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखना, ये इसकी कैलकुलेशन ऐसे रहेगी। अधिकतम कार्य, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम होता है, क्यों, किस लिए, क्या कारण रहेंगे, और ये मैंने कैसे निकाला है, ये कैलकुलेशन। ये व्यंजक पूछता है, तो आपको ये व्यंजक पता होना चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए, कैसे निकाला है मैंने ये चीज पता होनी चाहिए। इन सब चीजों के बाद में यहाँ आपका कार्य का कंसेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। वर्क कंप्लीट, हीट कंप्लीट। अब हम चलते हैं ऊष्मागतिकी के नियम, जो फंडामेंटल लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसके बारे में हम बच्चों बात करेंगे। क्या है, ऊष्मागतिकी के नियम, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे मेन तो हम इसमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ते हैं, पर मैं यहां पे चाहती हूं कि आप एक बार ऊष्मागतिकी का शून्य नियम भी देखें कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है। तो हेडिंग है इसमें जीरोथ लॉ, ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ध्यान से समझना, माना ये ऐसे नॉर्मल में 3 बॉडी ले रही हूं, वैसे तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, खूब पढ़ा है ये। अगर ये फर्स्ट ईयर के अंतर्गत नहीं है तो डेफिनेटली ये सेकंड ईयर के अंतर्गत होगा, सॉरी 11th-12th के अंतर्गत होगा। माना ये ABC 3 बॉडी है, ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रही हूं। माना ए का टेम्परेचर 50 जूल है, ताप क्या है, केल्विन में ले लेते हैं, जूल नहीं सॉरी 50 केल्विन है। बी का टेम्परेचर माना 50 केल्विन है, बी का, ठीक है। तो ध्यान से समझना, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर इक्वल होना। अगर टेम्परेचर इक्वल नहीं भी है तो मुझे उनका टेम्परेचर इक्वल करवाना पड़ेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या ना, अभी तो नियम के ऊपर चलते हैं, एग्जांपल से तो बाद में समझेंगे, मैं हर चीज को एग्जांपल के तौर पे समझाने का प्रयास करती हूं। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मींस टी बराबर भी क्या है, मानो 50 केल्विन है। तो ये ए और सी क्या एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है ना। ए बी के साथ तापीय साम्य में है, बी सी के साथ तापीय साम्य में है, ए का बी के साथ कनेक्शन है, बी का सी के साथ कनेक्शन है, तो सी का ए के साथ भी कनेक्शन होगा। ये रहा, ये कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, ये तो मैडम आपने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझा दिया है, अब इसे जरा डेली एग्जांपल के तौर पे समझाओ। जैसे मैडम आपने यहाँ तो टेम्परेचर इक्वल ले लिया, तो क्या अलग अलग टेम्परेचर की बॉडीज के बीच में जीरोथ लॉ नहीं लग सकता, किसने कह दिया, क्यों नहीं लग सकता। अगर मैं ये कहूं, ध्यान समझना, अगर इसका टेम्परेचर 40 केल्विन है और ये अभी इसके साथ
ए और बी का टेम्परेचर 50 केल्विन है और ये दोनों एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल करना है। इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल कैसे करेंगे आप? ऊष्मा का प्रवाह करा दो मैडम। दोनों के बीच ऊष्मा का प्रवाह जब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। अगर मैंने ये कहा कि ये 50 केल्विन है और ये 40 केल्विन है, जब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों का टेम कौन सा लो? मेयर्स लॉ? ये तो मैंने पहली बार नाम सुना है मेयर्स लॉ के बारे में। मेयर्स लॉ मींस पूरा नाम बताओ मुझे। मेयर्स लॉ मुझे तो कभी मैंने सुना नहीं नाम। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं मेयर्स लॉ? हाँ कुलदीप बताइए, मेयर्स लॉ क्या है बताना। बाद में बात करूंगी मेयर्स लॉ के बारे में। आप पता नहीं कहाँ, मुझे सच में मैंने नाम नहीं सुना। मैं और बता दूंगी सर्च करके। केमिस्ट्री के अंतर्गत तो मैंने नाम नहीं सुना मेयर्स लॉ का। ठीक है, होता तो मुझे याद होता, मुझे पता होता। अगर मुझे पता भी नहीं होता तो नाम तो सुना होता मैंने, है ना। पता नहीं कौन से नियम का बात कर रहे हैं आप, पता ना फिर भी मेयर्स लॉ किसमें है मैं भी जानना चाहूंगी। मैंने क्या बोला? इन दोनों का टेम्परेचर अभी क्या है? अलग अलग है। इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। तो इन दोनों के बीच में आप कहोगे मैडम ये थर्मल इक्विलिब्रियम में कैसे होंगे? तो बच्चों ये थर्मल इक्विलिब्रियम में ऐसे होंगे कि टेम्परेचर इक्वल हो जाने चाहिए। और टेम्परेचर इक्वल कब होंगे? जब इसका और इसका टेम्परेचर इक्वल हो जाए। और इसका टेम्परेचर कब इक्वल होगा? जब इसका 45, ये अपना 5 केल्विन अपने ताप का त्याग कर दे और ए अपने टेम्परेचर को 5 केल्विन बढ़ा दे। ए अपने टेम्परेचर को 5 केल्विन बढ़ा दे तो ये दोनों इक्वल हो गए 45 केल्विन और 45 केल्विन। तो ये ऐसे समय में थर्मल इक्विलिब्रियम में हुए या नहीं हुए? और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अरे ये Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर। अभी अब थोड़ा सब्र करो। अभी हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं ना एक्चुअली। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, बताऊंगी मैं हीट कैपेसिटी क्या होती है जब हम पढ़ेंगे स्थिर आयतन पर। सीवी क्या है? सीवी है स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। ठीक है, और सीपी है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। अभी हम जब हीट, अरे बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे ये सच में नहीं पता कि इस लॉ को आप जो कह रहे हो ये रिलेशन है सीपी एंड सीवी में। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। अभी थोड़ा सब्र करो। ये ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ के बाद हम ऊष्माधारिता ही पढ़ेंगे। तब मैं बताऊंगी आपको हीट कैपेसिटी क्या होती है और हम कैसे निकालते हैं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता और स्थिर ताप पर ऊष्माधारिता। ये सब कुछ निकाल के हम सॉल्व कराएंगे कि स्थिर दाब और स्थिर आयतन। इसी को मेयर्स लॉ बोलते हैं। मुझे नहीं पता था सच में। अगर यही मेयर्स लॉ है तो ये तो आने वाला है अभी। ठीक है, अगर देखिए, हाँ तो मैंने बुक के अंदर मैंने नहीं पढ़ा, पता नहीं कौन सी बुक के अंदर आपने पढ़ा है। लेकिन आपके ना तो मैंने 11th-12th में पढ़ा है होगा आपने जो कौन सी बुक पढ़ी होगी। ठीक है, यही मेयर्स लॉ होता है। तो अगला वाला जो आएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बाद हम हीट कैपेसिटी ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? बी और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बी और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इट मींस माना इसका 50 केल्विन है। अगर ये अपना टेम्परेचर लेस करेगा, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, इट मींस ये अपना 5 केल्विन कम कर देगा और ये क्या हो जाएगा 45 केल्विन। ऐसे करके फिर ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं हो गए? तो ये कहलाता है क्या? ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ के बाद इसका एग्जांपल बता सकते हो मुझे? डेली रूटीन एग्जांपल जो हम घरों में यूज करते हैं, उदाहरण। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नियम समझा सकते हैं। इसके नियम के बाद में इसका ए और 3 बॉडी है ए बी और सी। अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। अब देखना इसका एग्जाम्पल। मुझे याद आ गया कि मुझसे अभी जो केवीएस का इंटरव्यू हुआ था उसमें ये पूछा था कि एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ
जीरोथ लॉ, आप बता सकते हो एक जीरोथ लॉ का एग्जांपल? घरों में जो तापमापी हम यूज करते हैं, टेम्परेचर हम यूज करते हैं, टेम्परेचर मापने के लिए एक यंत्र होता है थर्मल, जो हम उसके अंतर्गत आप जो लेते हो मरकरी, उसमें मरकरी जो पारा भरा हुआ होता है वो उसका यूज करते हो, वो इसी का एग्जांपल है जीरोथ लॉ का। कैसे? स्टार्टिंग में जब तापमापी को आप रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो आप देखोगे, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, जब माना एक ये परिपार्श्विक है, ये पहली बॉडी हो गई, ध्यान समझना, माना ये परिवेश, जैसे माना ये कमरा है मेरा, ये मेरा कमरा है, पूछा था उन्होंने, मैंने इसका आंसर दिया था कि थर्मामीटर होता है सर, तो सर ने मुझे बताया बताओ जरा थर्मामीटर कैसे काम करेगा जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग। तो माना ये मेरा कमरा है, इस कमरे के अंदर मैंने देखा मुझे ना एक किसी व्यक्ति का टेम्परेचर मापना है, तो पहली बॉडी तो हो गई ये रूम, ये पहली बॉडी हो गई रूम, दूसरी बॉडी हो गई आपका थर्मामीटर, जिसके थ्रू आप क्या मापते हो, टेम्परेचर मापते हो, और तीसरी बॉडी हो गई वो जो कि जिसका टेम्परेचर आप माप रहे हो, माना ये एक व्यक्ति है, इसका टेम्परेचर आप माप रहे हो ए बी और सी। अब जैसे ही आपने तापमापी निकाला, इस रूम टेम्परेचर माना 36 केल्विन है या फिर 22 केल्विन है, माना टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, 22 केल्विन है माना, अपनी एग्जांपल के तौर पे ये मैंने मान लिया, क्योंकि मुझे थर्मामीटर की बात करनी है तो डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे। चलो ये माना इसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है, जैसे ही आपने थर्मामीटर निकाला, थर्मामीटर के अंदर स्टेट, थर्मामीटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसका पारा इसके इक्विलिब्रियम में आने के लिए तुरंत की तुरंत नीचे खिसक जाएगा या ऊपर खिसक जाएगा जरूरत होगी तो माना इसका टेम्परेचर अभी माना 19 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। ये क्या करेगा, जैसे ही आपने तापमापी निकाला, आपने देखा कि ये जो है ये थर्मामीटर है, ये इसके साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में आने की कोशिश करेगा, जो ये परिवेश है, अपना टेम्परेचर तुरंत बढ़ा लेगा, मरकरी का जो तल है वो तुरंत बढ़ जाएगा, ये क्या पहुंच गया 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखेंगे आप, जैसे इस टेम्परेचर को इस व्यक्ति के संपर्क में, जिसका आपको क्या मापना है, आपको मापना है उसका टेम्परेचर, तो आपने इसके जीभ के नीचे लगाया टेम्परेचर, जैसे ही आपने थर्मामीटर इसके जीभ के नीचे लगाया, इसका तल तुरंत की तुरंत इसके इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, और तुरंत की तुरंत इसके इक्विलिब्रियम में आते ही इसके टेम्परेचर को नोट कर लेगा। तो ये थर्मामीटर किसका काम करता है, जीरोथ लॉ को फॉलो करता है। ये थर्मामीटर जो है, चाहे वो प्रयोगशाला तापमापी की बात करो आप, चाहे घरों में डॉक्टरी, इसको डॉक्टरी तापमापी कहते हैं, इस डॉक्टरी तापमापी की बात करो, ये सब के सब किसको फॉलो करते हैं, ये सब के सब जीरोथ लॉ को फॉलो करते हैं। तो जीरोथ लॉ तो ये था, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफी सारे वाइवा के अंदर वो डायरेक्ट जीरोथ लॉ से स्टार्ट करता है कि जीरोथ लॉ क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं जीरोथ लॉ को। अब चलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हो गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में मैं हल्का सा डिफाइन कर दूं। ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। इसे क्यों प्रथम नियम कहते हैं, इसके प्रथम नियम के बारे में इसे ऐसे डिफाइन क्यों किया गया, इस नियम का मतलब क्या है, इस लॉ के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे, ये लॉ के बारे में अब ये आगे चल के ये फर्स्ट लॉ का ही डिस्क्रिप्शन पढ़ना है हमें हर जगह, फर्स्ट लॉ, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ेंगे, सीपी और सीबी के बीच में जो रिलेशन है इनके बीच में वो पढ़ेंगे, और रिलेशन के बाद में आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा इस रिलेशन के बाद। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला कि अगर इसको मेयर्स लॉ बोलते हैं तो बोलते होंगे मेयर्स लॉ, मैंने नहीं सुना, कोई बात नहीं, आप लोगों ने बताया, मुझे अच्छा लगा। अब कौन सी बुक के अंदर रखा हुआ है मैं भी देखना चाहूंगी इस बारे में, तो देखना मैंने क्या कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि कल वेडनेसडे मॉर्निंग। बुक खरीदें या नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बेशक बुक खरीदिए, बाकी मैं सब कुछ कवर अप बिना बुक के भी कवर अप करवाने की कोशिश करूंगी।
पर बुक आप मैंने तो देखो, मैं आपको बताऊं, बुक से पढ़ना बहुत जरूरी होता है, पर आप ना भी खरीदें तो चलेगा, और खरीद ले तो बहुत ही बढ़िया बात है, जैसे आपकी मर्जी हो। ओके, थैंक यू।